हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनी। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड दोस्तों ये वीडियो होगा। दोस्तों ये वीडियो नंबर जो आज हमारा होगा ये 6 नंबर का हमारा वीडियो होगा। ये पार्ट 6 है हमारा दोस्तों। आप 5 पार्ट और ऑलरेडी मैंने बना चुका है इसी चैनल पर, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, जो कि यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन के लिए है। और उसमें मैं दोस्तों हिंदी में उत्तर लिखने के बारे में मैंने बताया है कि किस प्रकार से आप अपने आंसर को हिंदी में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने 4 सेशन इंग्लिश के भी लिए हैं, जिसमें मैंने सीआरपीसी के 4 सेशन को कराया है, जो कि दोस्तों वो इंग्लिश में है। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश वाला भी आपको सेशन देख लेना चाहिए तो दोस्तों इंग्लिश वाला भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने सीआरपीसी को कराया है, मीन्स सीपीसी को कराया है। अब दोस्तों मैं आप लोगों के लिए सीआरपीसी बहुत ही जल्दी और इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत ही जल्दी लेकर के आने वाला हूँ। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने आंसर को लिखेंगे। देखिए ये वही स्ट्रेटजी है, जिस तरह से आप अपने एग्जामिनेशन में बैठेंगे आप इसी तरह से अपने आंसर को आपको फ्रेम करना है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये यूपीएससी का फॉर्मेट है। इसी तरह आपके लिए स्टेट पीसीएस जे का, मीन्स की जो प्रोविंशियल सिविल सर्विस फॉर जुडिशरी के लिए जो हम लोग एग्जामिनेशन देने जाएंगे मेन एग्जामिनेशन के लिए, वैसे ही आपको एक कॉपी मिलेगा। कॉपी में इस साइड भी मार्जिन रहेगा, 2 अंगुल का इधर भी मार्जिन रहता है, और दोस्तों इस साइड भी 2 अंगुल का मार्जिन रहता है, मीन्स की दोनों साइड में मार्जिन रहता है। और बीच में आपको इतना ही स्पेस दिया जाता है। इसी स्पेस के बीच में पूरा ये नीचे तक है, पूरा ये नीचे तक इसी तरह से स्पेस आपको दिया रहता है। इन्हीं स्पेस में हमको अपने आंसर को फ्रेम करना होता है। दोस्तों अगर इस सामने वाले पेज में अगर हम अपने आंसर को फ्रेम करते हैं तो ये 5 नंबर का एक आंसर मान लिया जाता है कि हाँ, अगर आपने एक पेज में लिख दिया तो ये 5 नंबर का आपका मेन एग्जामिनेशन के लिए आंसर हो जा सकता है। ठीक। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और आपको हम बताना चाहते हैं, जब कभी भी आप मेन एग्जामिनेशन देने जाएंगे यूपी पीसीएस का, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी ही मिलेगा। इसमें किसी भी प्रकार का बी सीट और सी सीट इसके साथ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको मिलेगा ए सीट। इसमें कोई भी एडिशनल सीट आपको नहीं दिया जाएगा। पहली बात आपका ये हो गया। और साथ साथ ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो भी आपको सीट दिया जाएगा वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। कहीं कहीं आपको 40 पेज के साथ सीट दिया जाता है, कहीं कहीं 38 सीट के साथ आपको पेज दिया जाता है, कहीं कहीं 40 पेज के साथ सीट दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको सीट दिया जाएगा और उसी सीट में आपके अपने आंसर को कंप्लीट लिखना है। ना आपको बहुत ज़्यादा लिखना है ना बहुत कम लिखना है, इतना लिखना है एप्रोप्रिएट, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन में आंसर अच्छा आप गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपको जो फ्रेमिंग करना था वो चीज़ मैंने दिखा दिया। और नीचे भी एक ऐसा ही मार्जिन किया रहता है कि हाँ इसी के अंदर ही लिखना है आपको पूरा कंटेंट जो भी आप लिख रहे हैं। इसके ना बाहर लिखना है ना इधर लिखना है। और दोस्तों एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको जो कॉपी लिखने के लिए मिलेगा वो पूरा ब्लैंक रहेगा, मीन्स कि रूलदार कॉपी आपको नहीं मिलेगा। आपको सफ़ेद प्लेन पेपर ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे प्लेन पेपर आप देख रहे हैं, इसी तरह प्लेन पेपर मिलेगा और इसी प्लेन पेपर पे आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है। देखिए दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आंसर आप लोगों के लिए जो भी फ्रेम करता हूँ वो प्लेन पेपर पे ही करता हूँ। मैं रूलदार सीट पे नहीं करता हूँ, मैं लाइन वाले कॉपी पे नहीं करता हूँ। तो इसी तरह आपको भी अपना हैबिट बनाना है कि हाँ जो भी आप आंसर फ्रेम करेंगे वो प्लेन सीट पे ही फ्रेम करेंगे। प्लेन सीट आपको कहाँ मिलेगा? जिस कॉपी पे, जिस पेज पे फोटो कॉपी कराया जाता है उसी पेज पे आप अपने आंसर को लिखना स्टार्ट करिए। इधर से भी मार्जिन कर लीजिए, इधर से भी मार्जिन कर लीजिए, ऊपर से भी मार्जिन कर लीजिए और नीचे से भी मार्जिन कर लीजिए। जो जगह बच रहा है उसी में आप अपने आंसर को लिखने का प्रयास करें, उसी में आप एक बेहतर से बेहतर आंसर लिख सकते हैं। दोस्तों बिना देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए जो स्ट्रेटजी थी वो स्ट्रेटजी आपको बताना अनिवार्य होता है, नहीं बताएंगे तो आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर लेंगे। देखिए कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी कब होता है? क्या मौखिक रूप में किया गया कथन मिथ्या साक्ष्य के अंतर्गत आता है? ये दोस्तों पूछा गया था यूपी एपीओ 1997 में, मीन्स कि 1997 में यूपी एपीओ के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों इसी से रिलेटेड हमारे भी पीसीएस जे के मेन एग्जामिनेशन में ऐसे ही आंसर पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। मैं सेक्शन नंबर 34 और साथ साथ 149 का एक आंसर मैंने फ्रेमिंग करवा दिया है। मैंने जनरल एक्सेप्शन है जो चैप्टर 4 है उसका रिलेटेड पूरा जितना आंसर उसे बनता है उसको मैंने करवा दिया है। मैंने आईपीसी के सेक्शन 120A 120B और साथ साथ 124A सेडिशन, ये सभी का आंसर मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में फ्रेम करा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप वॉच कर लीजिएगा, आपके लिए रेलिवेंट होगा। किसी में मैं 4 क्वेश्चन कराया हूँ, किसी में 3 क्वेश्चन कराया हूँ। साथ साथ मैंने पूरी केस लॉ की सीरीज भी इस पर करा दिया है कि मेन एग्जामिनेशन जब आप अपना आंसर फ्रेम करेंगे तो कौन कौन सा केस लॉ उसके सपोर्ट में आप डालेंगे। तो दोस्तों देखिए ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये मैंने लिया है चैप्टर नंबर 11 से लिया है। कहाँ से? जो इंडियन पिनल कोड है और फॉल्स एविडेंस ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन हो रहा है, जिसमें हमारा क्वेश्चन कहाँ से फॉल करा ये लेकर के 191, 192, 193, 194, 195, तो ये इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन फॉल हो रहा है।
और जब आप अपने क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, जब आपको क्वेश्चन आपके सामने मिलता है तो आपको वहाँ पे सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि ये जो मिथ्या साक्ष्य के बारे में बात कर रहा है ये आईपीसी में कहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि हाँ आईपीसी के चैप्टर नंबर 11 में डिफाइन किया गया। तो किस रेंज में फॉल कर रहा है, तो ये सेक्शन नंबर 191 से लेकर के अब जहाँ तक इसमें आपको जहाँ तक समझ में आता है वहाँ तक 191, 192, 193, 194, 195 जहाँ तक आपको समझ में आता है उस तरह से आप लिखेंगे कि हाँ इस रेंज से इस रेंज के बीच में ये मिथ्या साक्ष्य के बारे में हमको बताया गया है। तो दोस्तों जब इस प्रकार से आप कर लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा और जब आप अपने आंसर को लिखेंगे तो आप आसानी से अपने आंसर को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताया, मिथ्या साक्ष्य देना। अब आंसर को देखिए, मिथ्या साक्ष्य देना 191 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इसको धारा 191 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिवचन उपबंध द्वारा कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए ऐसा कोई कथन करेगा जो मिथ्या है और या तो जिसके मिथ्या होने का ज्ञान या विश्वास है या जिससे सत्य होने का विश्वास नहीं है, वह मिथ्या साक्ष्य या मिथ्या कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया। आपको भूमिका इतना ही बनाना है कि मिथ्या साक्ष्य किसको कहा जाता है, किस चीज़ को हम मिथ्या साक्ष्य कहेंगे। या तो कोई चीज़ हम दे रहे हैं या हमें पता है कि वो जो मैं डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो गलत है, चाहे जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो गलत है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको मिथ्या साक्ष्य कहा जाएगा, मिथ्या कहा जाएगा, गिविंग फॉल्स एविडेंस कहा जाएगा। अंडर सेक्शन 191 ऑफ इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग इसको कहा जाएगा। अब इसके आवश्यक तत्व क्या क्या, अगर मिथ्या साक्ष्य के बारे में पूछ रहा है तो इसके आवश्यक तत्व क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके आवश्यक तत्व की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 4-5 आवश्यक तत्वों को मैंने लिखा जो कि आपको एग्जामिनेशन में एज यूजुअल आपको भी लिखना है, तभी आपको अपने नंबर आसानी से मिलेंगे। कोई व्यक्ति शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिवचन उपबंध द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध हो या और लगाया है मैंने, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सेकंड, किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, या तीसरा, उस व्यक्ति ने मिथ्या कथन किया हो या अपने कथन को वह जानता हो कि विश्वास करता हो कि वह मिथ्या है या कथन के सत्य होने का विश्वास न हो। ठीक, तो ये अगर ये सारे कंडीशन आ जाते हैं तो इसको मिथ्या साक्ष्य कहा जाता है, इसको गिविंग फॉल्स एविडेंस कहा जाता है अंडर सेक्शन 191। तो ये धारा 191 के तहत इसको मिथ्या साक्ष्य इसी को कहा जाता है। आपने पूरे एलिमेंट को यहाँ पे बता दिया, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। उसके बाद से ये सिनॉप्सिस नोट्स हो गया, ये जो हो गया आपका सिनॉप्सिस हो गया। कोई व्यक्ति निम्नलिखित मामलों में मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी होगा। अब किस किस मामले में वो मिथ्या साक्ष्य दे सकता है, तो देखिए यहाँ पे कंडीशन है। पहला, यदि किसी साक्षी द्वारा दूसरे के नाम से गवाही या अभिसाक्ष्य दिया जाता है तो कहा जाएगा कि उन्होंने मिथ्या साक्ष्य दिया। सेकंड की बात कर रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने वाद का मिथ्या सत्यापन किया जाता है तो कहा जाएगा उन्होंने मिथ्या साक्ष्य दिया है। फिर थर्ड नंबर की जो बात कर रहे हैं, यदि समन की तामील को झूठे मिथ्या वापस कर देता है तो माना जाएगा इसने मिथ्या साक्ष्य दिया। फोर्थ में, यदि किसी व्यक्ति द्वारा न्यायिक कार्यवाही में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य दिया जाता है तो इसको माना जाता है कि गिविंग फॉल्स एविडेंस हुआ है अंडर सेक्शन 191 ऑफ इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इसी तरह से आपको अपने आंसर को लिखना है। अगर 10 नंबर का आंसर आता है तो 2 पेज में आप लिख सकते हैं, एक पेज जो मैंने आगे दिखाया, एक पेज उसके पीछे लिख देंगे तो 10 नंबर का आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर 20 नंबर का आता है तो आपको एज यूजुअल 4 पेज लिखना है। अगर 4 पेज आप लिख देते हैं तो आपका एग्जाम आंसर जो होता है एग्जामिनेशन में, मेन एग्जामिनेशन में, वो कंप्लीट माना जाता है। उससे ज़्यादा आपको लिखना नहीं है और उससे भी कम आपको नहीं लिखना है। अगर आपको लग रहा है कि उसमें मैटर नहीं मिला तो आप यूपी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आप उसके सपोर्ट में केस लॉ को भी लिख सकते हैं। अगर आप यूपी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अगर केस लॉ नहीं लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं माना जाएगा कि आपने आंसर को अपने पूरा नहीं लिखा है, मीन्स कि पूरा जो कंटेंट लिखना चाहिए वो आपने नहीं लिखा है। साथ साथ आप इलस्ट्रेशन भी दे सकते हैं। अगर कोई एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है तो एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे केस लिया, महत्वपूर्ण बात, कासिम खान के बाद में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति दोबारा विवाह करने के उद्देश्य से यह घोषणा करता है कि वह अविवाहित है तो वह धारा 193 के अंतर्गत दंड दिया जाएगा। धारा 193 में क्या दिया, पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड के बारे में कहाँ बताया गया, धारा 193 के अंतर्गत बताया गया, तो उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। ये कासिम खान के केस से हमको ये बातें बता दी गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, बबन सिंह बनाम जगदीश सिंह का मामला आता है। किससे रिलेटेड, 191 से रिलेटेड बबन सिंह बनाम जगदीश सिंह का मामला आता है। अब इसमें क्या बताया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि यदि किसी न्यायालय के समक्ष एक कार्यवाही में एक गवाह द्वारा झूठे हलफनामे, मीन्स की जो शपथ पत्र हम लोग देते हैं, जो ओथ की बात करते हैं, जो एफिडेविट की बात करते हैं, शपथ पत्र की शपथ ली जाती है तो उसके द्वारा किया गया अपराध धारा 191
धारा 192 के अंतर्गत आएगा। अब धारा 191 में आप लोगों ने गिविंग फॉल्स एविडेंस काफ़ी देर से देख लिया। अब धारा 192 का जो मामला है, ये धारा 192 क्या कहता है, तो दोस्तों ये इसी से मिलता जुलता है। ये फैब्रिकेट करता है। फैब्रिकेट का मतलब कि गढ़न करता है, गढ़ना करता है, मिथ्या साक्ष्य के बारे में गढ़ता है। तो धारा 192 और धारा 191 और 192 के अंतर्गत इसको पनिश किया जाएगा। अब हम बात करते हैं मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। अब मिथ्या साक्ष्य गढ़ना क्या होता है, अभी आप लोगों ने धारा 192 देखा। अब किस प्रकार से मिथ्या साक्ष्य को गढ़ा जाता है, मीन्स कि जो फैब्रिकेट किया जाता है, किस तरह से मिथ्या साक्ष्य को, मीन्स कि फॉल्स एविडेंस को फैब्रिकेट किया जाता है। मिथ्या साक्ष्य को गढ़ना धारा 192 में बताया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 192 में मिथ्या साक्ष्य गणना को परिभाषित किया गया है तथा 193 में दंड का प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो इसी तरह से नॉर्मल तरीके से आप अपने आंसर को लिखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप गेन करेंगे। अब इसके आवश्यक तत्वों के बारे में कुछ लिख दीजिए। किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाना या किसी परंतु या अभिलेख को मिथ्या प्रविष्ट करना या मिथ्या कथन अंतरित रखने वाला कोई दस्तावेज रखना, इसको हम लोग कहते हैं, इसके आवश्यक तत्व हैं। दूसरा, किसी कार्य को इस आशय से करना कि उस साक्ष्य के विषय को गलत राय बनाए, इसको भी हम लोग मिथ्या साक्ष्य कहते हैं। ये दोनों इसके आवश्यक हो गए। तो आप देख सकते हैं किस खूबसूरती से इस आंसर को लिखा गया। अब आंसर में क्या लिखा गया है, पहले तो आपने बताया है कि हाँ मिथ्या साक्ष्य किसको कहा जाता है, तो ये आपने यहाँ पे बता दिया कि हाँ धारा 191 में मिथ्या साक्ष्य को बताया गया। अब उसके बारे में थोड़ा सा कंटेंट लिखे हैं आंसर को सपोर्ट करने के लिए। फिर बात आप करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आवश्यक तत्व जो होते हैं, इसी आवश्यक तत्व पे हमारा पूरा मिथ्या साक्ष्य का कंटेंट डेवलप्ड है। मीन्स कि इसी पे डिपेंड करता है, 1 2 3 4 5 जो 5 पॉइंट देखें, इसी पे आपका मिथ्या साक्ष्य पूरा डिपेंड करता है। ठीक, अब मिथ्या साक्ष्य में निम्नलिखित मामलों में मिथ्या साक्ष्य, अब भाई मिथ्या साक्ष्य कब कब दिया जा सकता है, किसी को दिया जा सकता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जा सकता है, किसको दिया जाता है, किसके लिए दिया जा सकता है, तो ये बातें आपने यहाँ पे बता दिया। जो एग्जामिनर को चाहिए वो सारी बातें आपने यहाँ पे बता, इससे रिलेटेड जो केस लॉ था आपने 2-3 केस लॉ जो देखा वो केस लॉ आपने बता दिया, बस आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये ऐसा चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 11 है, इसमें से इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें बहुत ही वेग तरह के क्वेश्चन नहीं बनते और कभी कभार तो इससे क्वेश्चन बनते भी नहीं है, लेकिन कभी कभार इससे क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन सेकंड मैंने लिया है, कूट रचना तथा मिथ्या साक्ष्य गणना में अंतर को स्पष्ट कीजिए। जो कूट रचना होती है तथा जो मिथ्या साक्ष्य होता है, इसमें अंतर स्पष्ट करने की बात आती है। इसलिए अंतर स्पष्ट करने की बात आती है क्योंकि यहाँ से फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन नहीं बन पाता है, इसीलिए अंतर वगैरह को पूछ लिया जाता है। जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछने का करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस को हम देख लेते हैं कि कूट रचना क्या होता है और मिथ्या साक्ष्य क्या होता है। तो इन दोनों के बारे में आपको देखना जरूरी होता है कि इसमें क्या क्या बताया गया। अब देखिए यहाँ पे जो कूट रचना की बात कर रही है और मिथ्या साक्ष्य के बारे में, तो जो कूट रचना की बात करते हैं, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 464 के अंतर्गत कूट रचना को परिभाषित किया गया। 463 के अंतर्गत, मीन्स की 463 जो सेक्शन नंबर 463 है, इसमें कूट रचना के बारे में बताया गया और यही मिथ्या साक्ष्य के बारे में बताया गया। धारा 192 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ने की परिभाषा को दिया गया कि किस प्रकार से हम लोग मिथ्या साक्ष्य को गढ़ेंगे, मीन्स की फैब्रिकेटिंग करेंगे और फॉल्स एविडेंसेस के बारे में। सेकंड में कूट रचना के लिए दंड का प्रावधान धारा 465 में किया गया है, जो कि 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसमें अगर हम कूट रचना की बात करते हैं तो इसका पनिशमेंट कहाँ दिया है, 465 में दिया गया है और इसमें क्या दिया जा सकता है, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसमें बता दिया मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए दंड का प्रावधान धारा 193 में किया गया है, जो कि 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से आपको अपने डिफरेंस बेस्ड आंसर को लिखना है, पहले बताना है कि किस सेक्शन में वो डिफाइन किया गया, सेक्शन को आपने बता दिया। अब अगर आपको लर्न आता है तुरंत, अगर दिमाग में आता है किस सेक्शन में इसके पनिशमेंट को दिए, तो आपने देख लिया इतने पनिशमेंट इस सेक्शन में दिए हैं और पनिशमेंट कितने साल का होगा, तो दोनों आपने चीज़ें यहाँ पे बता दिया कि कितने साल का यहाँ पे पनिशमेंट दिया। फिर नेक्स्ट आपको जो बताना होता है, कूट रचना में किसी व्यक्ति को कपट करने का आशय रहता है। भाई कूट रचना अगर हम करना चाहते हैं, अगर हम कूट रचना कर रहे हैं तो उसमें किस चीज़ के लिए हम कूट रचना कर रहे हैं, क्या काम है कि हमारा कूट रचना है। अब मिथ्या साक्ष्य की अगर बात है, मिथ्या साक्ष्य में किसी लोक सेवक या मध्यस्थ के समक्ष न्यायिक कार्यवाही में मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करने का आशय होता है। आखिर में हम लोग कूट रचना अगर करते हैं या फिर मिथ्या साक्ष्य देते हैं तो हमारा कुछ इंटेंशन होगा, कुछ मोटिव होगा, कुछ प्रिपरेशन होगा कि किस लिए हम मिथ्या साक्ष्य देना चाहते हैं या कूट रचना करना चाहते हैं, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया। 4 नंबर का जो पॉइंट, कूट रचना उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसे धोखा देने या जिसे प्रवंचना करना हो। तो कूट रचना कब किया जाता है, अगर किसी सामने वाले को हमें धोखा देना है या उनसे प्रवंचना करना है तो हम क्या करते हैं, कूट रचना करते हैं। कूट रचना किस चीज़ का किया जा सकता है, किसी डॉक्यूमेंट का किया जा सकता है, किसी नोट का किया जा सकता है, किसी सिक्के का किया
जा सकता है, किसी प्रोडक्ट का कूट रचना किया जाता है। और मिथ्या साक्ष्य के बारे में, मिथ्या साक्ष्य उस व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति अर्थात लोक सेवक या न्यायिक अधिकारी के लिए गढ़ा जाता है। ये सामान्य व्यक्ति के लिए किया जा सकता है और ये किसके लिए किया जा सकता है, या तो न्यायिक अधिकारी के लिए गढ़ा जा सकता है या किसी लोक सेवक। लोक सेवक की हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड में बताया गया है कौन लोक सेवक होता है, और न्यायिक अधिकारी के बारे में भी बताया गया है कि हाँ क्या न्यायिक अधिकारी लोक सेवक होता है कि नहीं होता है। तो आप इस तरह से आप अपने आंसर को यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे कई पॉइंट लिखा है, लेकिन आपको लगता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा और डिफरेंस क्वेश्चन पूछा तो आप 4 से 5 पॉइंट, मैक्सिमम 5 पॉइंट लिख सकते हैं, मिनिमम 4 पॉइंट आपको लिखना होगा। 4 पॉइंट एक साइड में, 4 पॉइंट एक साइड में। अब 5वां पॉइंट देखिए, कूट रचना के लिए वस्तु, सिक्का, धातु एवं टुकड़े या ट्रेडमार्क का हो सकता है। किसका किया जाता है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में दस्तावेज या अभिलेख शामिल हो सकता है। बस आपका यहाँ पे अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। ये 2 चीज़ मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपको 5 लर्न करके गए और उसमें से 3 याद आ रहा है, अगर 7 लर्न करके जाते हैं तो उसमें से 4 याद आता है, 5 याद आता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो छठे नंबर का मैं पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ, कूट रचना में न्यायिक निर्णय को प्रभावित करने का आशय नहीं होता, लेकिन मिथ्या साक्ष्य में न्यायिक निर्णय को प्रभावित करने का आशय होता है। कूट रचना का क्षेत्र काफी विस्तृत होता है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का क्षेत्र सीमित होता है। तो बस इसी तरह से आपको ये आंसर को अपने फ्रेम करना। देखिए कितने आसान तरीके से, कितने आसान लैंग्वेज में मैं बता दे रहा हूँ आपको, और सिंपल वर्ड ही आपको लिखना है, बहुत भारी भरकम वर्ड नहीं लिखना है। ये नहीं सोचना है कि नहीं मैं जो लिखूंगा वो बेयर एक्ट ही लिखूंगा, बेयर एक्ट का ही पूरा लैंग्वेज लिखूंगा, नहीं। जो आपको आता है, आपको पनिशमेंट लिखना है, पनिशमेंट कितने साल का है, पनिशमेंट दोनों तरफ से आपने बता दिया, किस सेक्शन में फॉल कर रहा है, दोनों सेक्शन आपने बता दिया। साथ साथ ये बता दिया कि किसके लिए दिया जाता है, ये लोक सेवक के लिए दिया जाता है, ये आम जनता के लिए दिया जाता है, ये सिक्कों के लिए दिया जाता है, और ये किसके लिए दिया जाता है, ये दस्तावेज के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार से बस आपको बताना है और अपने आंसर को कंप्लीट करना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास, मिथ्या साक्ष्य देना तथा मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में अंतर को स्पष्ट कीजिए। अब मिथ्या साक्ष्य देना, यहाँ पे देना हो और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, दोनों में अंतर के बारे में बता रहा है कि किस तरह से आप मिथ्या साक्ष्य को गढ़ेंगे और किस तरह से मिथ्या साक्ष्य को आप देंगे। भाई जब मिथ्या साक्ष्य आप बनाएंगे तभी तो किसी को मिथ्या साक्ष्य देंगे। तो दोनों के अंतर के बारे में इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है, और ये MPJ 2015 में ये क्वेश्चन आया था, और उसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है, इसीलिए मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मिथ्या साक्ष्य देना में, तो पहला, मिथ्या साक्ष्य उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो शपथ पूर्वक विधि के किसी अन्य उपबंध द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य होता है। पहले तो आपने ये बता दिया कि विधि के द्वारा वो क्या होता है, बाध्य होता है। मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में क्या, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती। अगर मिथ्या साक्ष्य हमें गढ़ना है तो इस प्रकार की कोई बाध्यता हमारे पास नहीं होती, जैसे मिथ्या साक्ष्य देने में हमें बाध्यता होती है, उसी तरह मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में हमारे पास किसी भी प्रकार का ऑब्लिगेशन, किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं होती है। सेकेंड की हम बात करते हैं, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए सामान्य आशय होना पर्याप्त है। जब हम मिथ्या साक्ष्य देते हैं तो हमारा सामान्य आशय मीन्स कि जो हमारा कॉमन इंटेंशन है, जो हमारा कॉमन इंटेंशन कहाँ डिफाइन किया गया, सेक्शन नंबर 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड में हमारा कॉमन इंटेंशन को डिफाइन किया गया। इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशंस की बात वहाँ पे की जाती है। अगर सामान्य आशय को अग्रसर करके, जो भी हमारा सामान्य आशय है उसको अग्रसर करके इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में, तभी हम क्या कर सकते हैं, मिथ्या साक्ष्य को दे सकते हैं। मिथ्या साक्ष्य के बारे में वहाँ पे हमको अच्छे से मिथ्या मीन्स की सामान्य आशय के बारे में हमें पता होना चाहिए कि सबका जो आशय होता है वो समान होता है, सेम आशय होता है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन जब हम मिथ्या साक्ष्य गढ़ना की बात कर रहे हैं तो मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए विशेष आशय होता है। इसमें आशय की बात करता है और इसमें सामान्य आशय की बात करता है। इसमें विशेष आशय की बात करता है, जो कि विशेष आशय हमारे इंडियन पीनल कोड में डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन जो सामान्य आशय की बात की जाती है, मीन्स की कॉमन इंटेंशन की बात की जाती है, वो सेक्शन नंबर 34 में डिफाइन किया गया। तो आप इससे भी को रिलेट करके देख सकते हैं कि हाँ क्या चीज़ कहाँ पे बताया जा रहा है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इसका डिफरेंस होता है, मिथ्या साक्ष्य देने में कोई तत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। कोई किसी भी प्रकार का तत्वपूर्ण मीन्स कि कोई भी तथ्यपूर्ण होना आवश्यक नहीं है, लेकिन मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए तत्वपूर्ण विचार विषय होना चाहिए। मीन्स कि यहाँ पे एक विषय होना चाहिए, एक विचार करने के लिए एक विषय होना चाहिए, तभी तो हम दे सकते हैं। अब बात हमारा आता है जो 4th पॉइंट में, मिथ्या साक्ष्य किसी न्यायिक कार्यवाही के दौरान दिया जाता है। जो भी मिथ्या साक्ष्य होता है किसी न्यायिक कार्यवाही के दौरान ही दिया जाता है। कब हम मिथ्या साक्ष्य दे सकते हैं, जैसे कि हमारा जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रहा है, उसमें हमारे पास कुछ नहीं मिला, हम एफिडेविट पे बनवाए, हमने फर्जी ही तरीके से बनवा करके क्या किया, वहाँ पर दे दिया। तो यही बताया जा रहा है जो मिथ्या साक्ष्य दिया जा रहा है वो किसी न्यायिक कार्यवाही में ही दिया जा सकता है। अब न्यायिक कार्यवाही की बात करते हैं तो न्यायिक कार्यवाही क्या होता है, जहाँ पे जज साहब के द्वारा बैठ के किसी भी प्रकार का कोर्ट ऑफ जस्टिस में कार्य किया जाता है, उसी को न्यायिक कार्यवाही कहा जाता है, और उसी के बारे में ये बात कर रहा है। जब आप सेक्शन नंबर 20 आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में दिया है, और वही कोर्ट ऑफ जस्टिस जो होता है वो न्यायिक कार्यवाही होता है, जहाँ पे जज साहब बैठ के अपने कार्य को करेंगे। उस दरमियान अगर आप इस प्रकार का दे रहे हैं तो उसको माना जाएगा कि आपने मिथ्या साक्ष्य को यहाँ पे प्रोवाइड किया है।
फिर यहाँ पे नेक्स्ट साइड में देखेंगे, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए न्यायिक कार्यवाही होना आवश्यक नहीं है। लेकिन जब मिथ्या साक्ष्य दे रहे हैं तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का आवश्यक नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मिथ्या साक्ष्य देने का संबंध में यह आवश्यक नहीं है कि मिथ्या कथन किसी ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में किया गया हो। मीन्स कि इससे रिलेटेड नहीं कि किसी वो महत्वपूर्ण विषय के बारे में ही किया गया। इसके अपोजिट है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में मिथ्या गढ़ा हुआ साक्ष्य किसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में होना चाहिए। यहाँ पे दिया है कि किसी भी महत्वपूर्ण विषय के बारे में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो दिया है मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में, तो गढ़ा कब जाएगा, जब कोई महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, तभी तो हम साक्ष्य मिथ्या साक्ष्य गढ़ेंगे। तो उसके बारे में यहाँ पे बात किया है। फिर जो लास्ट हमारे पास टॉपिक आ जा रहा है इससे रिलेटेड, मिथ्या साक्ष्य देने की परिभाषा धारा 191 में दिया गया है, जबकि मिथ्या साक्ष्य गढ़ने की परिभाषा धारा 193 के अंतर्गत दिया हुआ है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक पनिशमेंट के बारे में दिया, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के बारे में भी बताया गया और मिथ्या साक्ष्य के पनिशमेंट के बारे में भी 193 में ही बताया गया। ओरिजिनली जो बताया गया 193 में, जो यहाँ पे 193 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पनिशमेंट के बारे में बताया गया कि पनिशमेंट किस प्रकार से दिया जा सकता है अगर आपने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। 192 में बताया गया मिथ्या साक्ष्य को गढ़ना, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंसेस को, और यहाँ पे जो बताया गया है ये तो परिभाषा के बारे में बताया गया। तो दोनों में आपने अंतर को अच्छे से देख लिया कि क्या क्या अंतर होता है, किस किस प्रकार का अंतर होना चाहिए इन दोनों के बीच में। तो दोस्तों फिर मैं यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ, जब आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे तो कैसे फ्रेम करेंगे। जो पहला आंसर था आपका, पहला आंसर जो था, पहले को तो आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया कि अगर मान लीजिए 10 नंबर में आ रहा है, ये यूपी एपीओ 1997 में पूछा गया, तो इसको आप किस प्रकार से फ्रेम करेंगे, ये इसके सपोर्ट में लिखेंगे। फिर अगर हम यहाँ पे आते हैं, जब हम डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर इस टॉपिक से देखा जाए, चैप्टर नंबर 11 जो है इंडियन पिनल कोड का, ये हमारे लिए मेन एग्जामिनेशन के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। और जब हम मेन एग्जामिनेशन में जाते हैं तो दोस्तों हमसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, अंतर के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। और अंतर जब हम लिखेंगे तो एक यहाँ पे लिखेंगे, एक यहाँ पे लिखना आवश्यक नहीं हो। एक आपने यहाँ पे लिखा है तो ये मैंडेटरी है कि एक वाला ही यहाँ पे सीरीज चल रहा। फिर अगर दो आपने यहाँ पे लिख दिया तो मान लिया जाएगा कि दो वाला ही सीरीज आपको चल रहा है। आपके पास उतना पर्याप्त टाइम नहीं होगा। और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जब आपके पास टाइम नहीं होता है तो आप उस समय वर्ड का सिलेक्शन करें, कम ही शब्द में लिखें, लेकिन वर्ड का सिलेक्शन करके अच्छे अच्छे वर्डों को आप इस्तेमाल करें। लेकिन जब इस प्रकार की चीज़ों को आप लिख रहे हैं तो धारा कम से कम आपको कोट करना है, और साथ साथ अगर इस प्रकार का कोई भी पनिशमेंट है तो पनिशमेंट भी आपको कोट करते हुए चलना है, जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि नहीं बच्चे के द्वारा अच्छा किया गया। तो आप इस तरह से देख लीजिए, इसमें से 5-6 पॉइंट को आप याद करके जाएंगे, और मैक्सिमम आप एग्जामिनेशन में 5 नंबर का है तो 5 ही पॉइंट लिखेंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं लिखेंगे। 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं, 4 पॉइंट इस साइड, 4 पॉइंट इस साइड। लेकिन क्या करेंगे, अगर आपको लर्न रहता है, अगर आपको आता है, अगर पेज नहीं फुलफिल हो रहा है तो आप 5-5 पॉइंट भी लिख सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि 4 से 5 में ही हो, 6 पे नहीं आइएगा ना 7 पे आइएगा, ठीक, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा आपके आंसर से। और यही बात यहाँ पे भी है मिथ्या साक्ष्य देने में और मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में। तो दोनों में अंतर को इसी प्रकार से बताना, ये किस किस सेक्शन में डिफाइन किया गया, क्या क्या पनिशमेंट है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको देख लेना होगा। दोस्तों इससे प्रीवियस मैंने 5 लेक्चर ऑलरेडी बना दिया है, जो कि IPC से है, हमारा इंडियन पिनल कोड से रिलेटेड जो भी आंसर लॉ हो रहे हैं उन सभी आंसर को मैं बताते जा रहा हूँ। आप अगर पिछला नहीं देखें तो आप उसको जरूर देख लें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए, थैंक यू।